नमक कम है पार्ट 2। इस कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह सीमा अपनी देवरानी से नफरत करती थी। सीमा छत्र साम्राज्य चाहती थी जहां उसकी देवरानी इसके रास्ते का कांटा बन रही थी। और इसी दौरान नेहा ससुराल वाले सौरभ के ससुराल रहने आ जाते हैं। सौरभ और उसकी नंद नरदोई के नजदीक देखकर सीमा और चिंता में रहने लगती थी और अपने रास्ते के कांटे को कटाने के लिए चालें चलना शुरू कर देती थी, जिससे रोमी के मन में अपने सौरभ के लिए मन पैदा होना शुरू हो जाता है। अब आगे। वाह भाभी, इसे कहते हैं ना चाल पर। अब जब भी कोई कांड करती हो ना, मुझे पहले ही से बता दिया करो। खैर, अब समय आ गया है नेहा भाभी का इस घर से और हमारी जिंदगी से निकलने का। कॉलेज में फर्स्ट प्लेस लेने वाली नेहा ने क्या सोचा था कि मेरी भाभी बनने के बाद वो मेरे घर में भी फर्स्ट प्लेस लेगी। अभी तो मैंने पट्टी खोली ही कान नहीं है। मेरे हुक्म का अक्का तो तू ही है। नारवान का राज बिना बेनिश के जाना संभव नहीं था। तुम मुझे बस बताती रहना इस औरत के मन में क्या है, और हो सके तो दोनों भाई बहन को एक दूसरे के खिलाफ करके भड़का दे और फिर सभी के सामने सारी चीज का इल्जाम नेहा पर डाल देना। तेरा भी बदला पूरा हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। अभी तो मैंने पट्टी खोली ही कान नहीं है। भाभी देखती जाओ कल क्या होता है। अगली सुबह नंदोनी जैसे ही अपने कमरे के पास से सौरभ को गुजरता देखती है तो अपना पेट पकड़ शोर करने लगती है। नंदिनी की आवाज सुनकर सौरभ फौरन उसके कमरे में जाता है। तुम ठीक हो ना नंदिनी? डॉक्टर के पास चलें क्या? तुमने किसी को बताया या मैं दीदी को बताऊं? हाँ, मैंने भाभी को बताया था। उन्होंने ये मुझे दवाई दी है। बस मैं दवाई ही लेने जा रही। सौरभ की नजर जैसे उनकी देवरानी पर पड़ती है और नंदिनी के हाथ से दवाई छीन लेता है। ये क्या हरकत हुई सौरभ? ये दवाई नींद की है। दीदी ने तुम्हें पेट दर्द के लिए नींद की दवाई दे दी? क्यों? जबकि इन्हें दवाइयों की अच्छी नॉलेज है। गलती से दे दी होगी। रुको, मैं तुम्हारे लिए दूसरी दवाई लेकर आता हूँ। नहीं सौरभ, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कि भाभी को ठीक नहीं लगता कि तुम कभी भी मेरे कमरे में आ जाते हो। आज सुबह मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, पर भाभी ने खुद ही मुझे दवाइयाँ दे दी। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए प्लीज आप इस बात को आगे मत चलाना। ये दीदी भी न जाने इन्हें अचानक क्या हो जाता है। तुम प्लीज इस बारे में किसी से बात मत करना, वरना बेकार में भैया को पता चल जाएगा और सारी बात मुझ पर आ जाएगी। तुम टेंशन मत लो नंदिनी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। बस बुरा तो इस बात का लग रहा है कि इस जमाने की होकर भी दीदी के मन में ये सब कैसे आ सकता है। दोपहर के बाद जब सभी सो रहे थे, सीमा चुपके से अपनी सास के कमरे में जाती है और उनके तकिए के नीचे से उनकी तिजोरी की चाबी चुरा लेती है। अब खानदानी हार जाएगा सौरभ के कमरे में और सौरभ होगा इस घर से बाहर। नमक कम है भाई साहब। सीमा अपनी सास की तिजोरी से खानदानी हार को चुरा कर सौरभ के कमरे में रख देती है। शाम को जब सभी चाय पी रहे थे, मैंने एक जगह तेरी शादी की बात चलाई थी। नंदी करना, वो लोग तुझे देखने आएंगे। बड़ा अच्छा परिवार है, रईसों में गिनती की जाती है इनकी। तू अच्छी तरह से तैयार होना, ये रिश्ता कटना नहीं चाहिए। अच्छा क्या पहनना है सब कुछ अभी से फाइनल कर लेना। मम्मी, मुझे अपना वो खानदानी हार दे दो ना। कल मैं साड़ी के साथ इसे ही पहन लूंगी। ऐसे तो तुम देती नहीं हो, बाकी सब भी तो देखें कि नंदनी किसी से कम नहीं। मैशोरी अपने कमरे में जाती है और तिजोरी खोलती है, पर वहाँ पर हार नहीं था। वो घबराती हुई पसीने से लथपथ बाहर आती है। हाय, हमारा खानदानी हार अपनी जगह पर नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है नेहा? आखिरी बार मैंने तुझे दिया था ना, और तब तो था हार मेरे सामने। मम्मी जी, आपने इस हार को तिजोरी में रखा था, तो कहाँ गया हार? मेरी किस्मत ही खराब है। कल जब मुझे इस हार की जरूरत है तो आज हार चोरी हो गया। मुझे बताएं भाभी कि आप दोनों को वो हार बहुत पसंद है। मैं इसे दहेज में थोड़ी ना ले जाती। कल बस आधे घंटे की तो बात थी। किसी को मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं है इस घर में। तभी वहाँ रोमी आ जाता है। ये सब क्या चल रहा है नंदिनी? तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। आज तक हमारे घर से कभी कोई चीज चोरी नहीं हुई। यही होगा हार, सब मिलकर ढूंढते हैं, मिल जाएगा। अभी मिलकर इधर उधर पूरे घर में हार ढूंढना शुरू कर देते हैं और जैसे रोमी सौरभ के कमरे में पहुँचता है, उसे वहाँ वो हार मिल जाता है। साले साहब, अब आप हार पहनने लगे हैं। नेहा, फिर ये मत कहना कि मैं अपने इकलौते साले की पसंद और नापसंद को नहीं जानता। मुझे नहीं पता जीजा जी ये हार मेरे कमरे में कहाँ से आया। और दीदी देख रही हो ना, जीजा जी डायरेक्टली मुझे चोर कहना चाह रहे हैं, इसलिए मुझे बुलाया था कि पता नहीं मैं क्यों आया इस घर में। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई तक आ जाती है और इस सब को रोकने के लिए अपनी पति और भाई के बीच जाकर नेहा कहती है, मैंने लिया था हार, मैंने की है ये चोरी, क्योंकि मुझे ये हार पसंद था। और मैं ऐसा नहीं करती तो सीमा भाभी इस हार को भी ले लेती। जैसे इस घर के आधे से भी ज्यादा हिस्सा इन्होंने ले ली। वाह नेहा वाह, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली। चली जाओ मेरे घर से अपने भाई को लेकर। मेरे भैया दूसरे शहर में रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाभी अकेली है, इनके लिए इनका देवर जिंदा है। ये कुछ नहीं कहती और अपना सामान बांधकर अपने भाई के साथ इस घर को छोड़कर निकल जाती है। तब मैशोरी कहती है, हो गया प्लान कामयाब नंद भाभी का। तभी दरवाजे से नेहा और सौरभ के साथ घर का बड़ा बेटा गौतम आता है। अब तुम दोनों को क्या लगा
कि घर में मेरी पीठ पीछे तुम दोनों से साजिश करती रहोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? जब तुम मेरे कमरे में आई थी ना, मैंने तभी तुम्हें मेरी तिजोरी से हार चुराते हुए देख लिया था। सीमा, कल रात जब मैं पानी लेने हॉल में आई तो तुम दोनों की गटर गोभी मैंने सुन ली। मैं तो बस देखना चाहती थी कि मेरी बेटी और बहू कितना गिर सकती हैं। क्या समझा था सीमा मैंने तुझे, और तू क्या निकली? दूसरे शहर में मैं क्यों जाता हूँ? तेरे लिए ना, जो पैसे आएंगे वो तेरे ही तो काम आएंगे। मेरे खर्चे ही कितने हैं, पर तेरा मन नहीं भरा। भाभी तो माँ समान होती है, पर तुझे तो अपनी देवरानी ही नहीं भाती, इसीलिए ही शायद भगवान ने तेरी कोख सुनी रखी है। अब देखो, शर्म नहीं आती तुम दोनों को इन सब का इल्जाम बेचारे सोरों पर लगा दिया। अरे इस सब की सतरदहार तो हमारी खुद की बेटी ही है। तो अपना मायके में भी आग लगाने से नहीं छुपी तो ससुराल को तो राख कर देगी बेटी। जिस घर में तेरी जैसी बेटी हो, इस घर में मंत्रत की जरूरत ही क्या होगी। अब नंदिनी और सीमा का राज सबके सामने आ चुका था। वो दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। सीमा रोती हुई अपनी देवरानी के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ कर दे नेहा, मेरी तो कोई औलाद नहीं है। जो था ये परिवार था। तेरे आने के बाद जब वो प्यार भी बंटने लगा था, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। पर मैं माफी नहीं मांगूंगी मम्मी। काल से लेकर आज तक भाभी ने मेरा सब कुछ छीना है, सब कुछ। इस वक्त तो मेरी क्लास की आम सी लड़की थी, पर अब तुम मेरी नंद हो। मेरे लिए ये रिश्ता सबसे ऊपर है। तुम एक बार मुझ पर विश्वास करके तो देखती नंदनी। सही है, एक साथ बैठो और इस बारे में बात करो। परिवार में मतभेद होना तो चलता है, पर मनभेद नहीं। इतनी बड़ी बात नहीं है, बात को बढ़ाओ मत। इस बात पर यही मिट्टी डालो और खत्म करो। वक्त ज्यादा हो गया भाई साहब। मशहूरी की बुद्धिमत्ता के कारण बात ज्यादा बिगड़ने से पहले ही समझ जाती है और धीरे धीरे सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। अरे भगवान के लिए तुम दोनों तमाशा खड़ा मत करो, चुपचाप यहाँ से चलो। मैं सोच रही थी कि मेरे पोते आपस में मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन ये दोनों नालायक भी तुम पर गए हैं। जब देखो आपस में लड़ते रहते हैं। चलो सब अंदर। इसके बाद शांति सबको घर के अंदर ले जाती है। क्या हुआ भाग्यवान, बहुत गुस्से में लग रही हो? अरे क्या बताऊं, हमारे दोनों पोते आज फिर से लड़ाई कर रहे थे। इन दोनों को लड़ाई करते देख इनकी माँ भी आपस में लड़ने लग गई। पता नहीं इस घर का क्या हो। हाँ ये बात तो है, हमारे घर का माहौल सच में बहुत बिगड़ा हुआ है। हर वक्त लड़ाई झगड़ा। आपका क्या है, आप तो खाना खाकर घर में पड़े रहते हो। मोहल्ले की औरतों के बीच में जाकर मुझे उठना बैठना पड़ता है। हमारे घर के माहौल को लेकर जब दूसरी औरतें मुझे ताना मारती हैं ना, तब मुझे बड़ी शर्म आती है। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। यहाँ एक मिनट भी शांति नहीं है। वैसे मैं एक बात सोच रहा था, क्यों ना एक बार हम अपने घर की झाड़ फूक करवा दें। क्या पता किसी जलने वाले हमारे घर पर कोई जादू टूना ना किया हो। हाँ, कभी कभी मेरे मन में भी यही विचार रहता है। जमाना बड़ा खराब है, कुछ कर नहीं सकते। तभी वहाँ कोमल अंदर आती है। किसी तांत्रिक को बुलाने की क्या बात कर रहे हो बाबूजी? शांति अपने दोनों बहुओं को अपने मन की बात बता देती है। नहीं नहीं, मुझे जादू टूने पर भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी ने कुछ किया भी होगा। कितने सालों से हमारे घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं। एक बार झाड़ फूंक करवाने में क्या बुराई है। अगर ऐसी बात है तो आप बुला लीजिए तांत्रिक को, कम से कम आपके मन को शांति तो हो जाएगी। इसके बाद मोहनलाल फोन करके तांत्रिक से बात करता है। नात्रक पूरे 30,000 रुपए लेगा, तुम दोनों आधे आधे पैसे दे देना। नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कोई जरूरत नहीं है झाड़ फूक करवाने की। तो मैं भी 1 रुपया नहीं देने वाली। मुझे भी किसी बात की कोई हर्ज नहीं। सुनिए जी, मैं कहती हूँ झाड़ फूंक रहने देते हैं, बड़ा खर्चा है इसमें। किसी पंडित को बुलाकर घर में शांति का पाठ करवा दीजिए, शायद हमारे घर का सुख चैन वापस आ जाए। अब पूजा का खर्चा तो तुम दोनों उठा सकते हो ना। नहीं नहीं मम्मी जी, इस समय मेरा हाथ बहुत तंग है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अरे मम्मी जी, ये तो 1 नंबर की बकारन है। अब देखो तब पैसे को लेकर रोना शुरू कर देती है। इसके रहते ना घर में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। देखो कोमल, तू हर बात में अपनी अमीरी के घमंड मत दिखाया कर। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? तेरे पास ज्यादा ही पैसे हैं ना, तो तू ही दे दे पूजा के पैसे। मेरे पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन मैं इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं हूं कि अकेले ही सारा खर्चा करूं। मैं फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। इसके बाद दोनों बहू मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। लगता है हमारे घर का सुख चैन कभी वापस नहीं आएगा। अब हम कर भी क्या सकते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन शांति की बहन कमला गांव से आती है। क्या बात है कमला, इतने सालों बाद तुझे अपनी बहन की याद आई? मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुमसे कभी मिल पाऊंगी। क्या
क्या करूं दीदी, घर गृहस्थी में इतनी उलझी रहती हूं कि किसी के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। आज जाकर समय मिला तो तुमसे मिलने चली आई। तभी शांति की छोटी बहू निर्मला चाय नाश्ता लेकर आती है और कमला के पैर छूती है। सफर कैसा रहा मौसी जी? सफर के बारे में क्या बताऊं, बस धक्के खा खा कर मेरी हालत खराब हो गई है। कमर में इतने जोर से दर्द है, ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा। मौसी जी, बस में धक्के खाकर आने की क्या जरूरत थी? आप हवाई जहाज में बैठकर आ जाती। वैसे भी ना आजकल हवाई जहाज के टिकट काफी सस्ते हो गए हैं। मेरी माँ तो जब भी मुझसे मिलने आती है मैं इसके लिए हवाई जहाज का टिकट बुक करवा देती हूँ। नहीं नहीं बहू, हम गरीबों की हैसियत कहाँ, हम हवाई जहाज में बैठ चुके हैं। हमारी बस ही ठीक है, थोड़ी बहुत परेशानी भी होती है लेकिन साथ में पैसों की बचत भी तो होती है। अरे आप लोगों की ना ये छोटी सोच आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देती। मैं तो कहती हूँ हमेशा बड़ा सोच। और कोमल मौसी जी कई सालों बाद हमसे मिलने आई है तो इनके सामने अपनी अमीरी का दिखावा मत कर। इसमें दिखावे करने की क्या जरूरत है? मैं अमीर हूँ तो अमीरों वाली ही बात करूँगी ना। तू गरीब है तो इसलिए गरीबों की तरह रहती है और तेरी सोच भी गरीबों वाली है। कोमल, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरा भाई और इसकी पत्नी दोनों हमेशा अपनी गरीबी का रोना रोते हैं। अगर विनोद पैसे नहीं कमा पाता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? माँ, तू अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर अमीर बनो। अरे इसकी बात सुनकर विनोद भी अपने कमरे से बाहर आ जाता है। अरे भैया, कम से कम मासी के सामने तो घर में झगड़ा मत करो। बेचारे इतनी दूर से हमसे मिलने आई है और तुम इनके सामने मेरी गरीबी पर बहस कर रहे हो। एक तो तू पैसे नहीं कमाता, ऊपर से जब देखो तब मेरे साथ बदतमीजी से बात करता है। भूल गया मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन पैसे के घमंड में आप रिश्ते नाते भूल गए हो। आपको तो हर वक्त सिर्फ पैसे दिखाई देता है। दूसरों के साथ कैसे बर्ताव किया जाना चाहिए इसकी जरा भी अकल नहीं बची। पैसा ही सब कुछ नहीं होता भैया, इंसान के पास थोड़ी तमीज भी होनी चाहिए। देखो देवर जी, सबके सामने मेरे पति को बेइज्जत मत करो, वरना अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो बहुत बुरा होगा। हाँ हाँ बोल ना चुड़ैल, तू क्या बोलना चाहती है? देख निर्मला, अब तू मुझे गुस्सा दिला रही है। तूने एक शब्द और कहा ना तो मैं सामने रखा गुलदान उठाकर तेरे सर पर फोड़ दूंगी। भैया भाभी से कहो कि जरा अपने गुस्से को काबू में रखे, वरना गुस्सा मुझे भी आ सकता है। अच्छा, तो तू मुझे धमकी दे रहा है? बोल, क्या कर लेगा तू? बोल बोल। तारों को लड़ता हुआ देख कमला को बड़ी छेड़ानी होती है। तुम सब इस तरह लड़ रहे हो, जरा सी बात पर लड़ना बुरी आदत है, शांत हो जाओ। अरे बहन, अब क्या बताऊं, ये तो मेरे घर के रोज की कहानी है। आए दिन मेरे घर में महाभारत चलती रहती है। इन सभी को बस लड़ने का मौका चाहिए। शांति की बात सुनकर चारों वहाँ से चले जाते हैं। देख शांति, अगर तू सुकून से अपना जीवन जीना चाहती है तो मेरे पास एक उपाय है। तू इस घर को बेच दे और जो भी पैसे मिले दोनों भाइयों में बांट दे। अब पहले वाला जमाना रहा नहीं, दो भाई मिलजुल कर रह सके। आज का जमाना बिल्कुल अलग है, हर कोई अपनी मर्जी से अपना जीवन जीना चाहता है। ये सभी एक है, छत के नीचे लड़ते रहते हैं ना, इसलिए हमेशा इनके बीच में लड़ाई होती है। अगर दोनों भाई अलग अलग रहेंगे तो इनके बीच में सुलह हो जाएगी। जब भी मिलेंगे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी मिलेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन घर पर इसके बाद मैं और तेरा जीजा जी कहाँ जाएंगे? इसमें डरने की क्या बात है, घर बेचकर पैसे भी तो मिलने वाले हैं। कम से कम तेरा छोटा बेटा कोई कारोबार शुरू कर सकता है, इसकी किस्मत बदल जाएगी। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन घर पर इसके बाद मैं और तेरा जीजा जी कहाँ जाएंगे? मेरी दोनों बहुओं में से एक भी हम दोनों को पसंद नहीं करती। हमें कौन सहारा देगा? तुझे सहारे की कोई जरूरत नहीं। अगर तेरी दोनों बहुएं अपना सवारस तो देख रही हैं, तो तुम भी अपना सवारस देख। घर बेचने के बाद जितने पैसे मिलेंगे इसके 3 हिस्से कर देना। एक हिस्सा तू लेकर जीजा के साथ गाँव चली जा। गाँव में भी तो तुम्हारा अच्छा घर है, वहाँ तुम दोनों सुकून से रह सकते हो। देख, तू फौरन मेरी बात पर अमल कर, वरना तेरा आने वाला बुढ़ापा इतना खतरनाक होगा कितना तू सोच भी नहीं सकती। मैंने तो एक से बढ़कर एक घरों को बर्बाद होते देखा है। कमला की बातों का शांति के मन पर गहरा असर होता है। फिर इस रात वो अपने पति से इस बारे में चिड़चिड़ा करती है। तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें ये घर बेच देना चाहिए। सारे फसाद की जड़ यही घर है। जब सब अलग अलग रहेंगे तभी एक दूसरे के प्रति में मन प्यार पैदा होगा। फिर एक दिन मोहन लाल अपने दोनों बेटों से घर पहुंचने की बात करते हैं। दोनों बेटे भी बिना कोई एतराज किए राजी हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद मोहनलाल एक बड़े सेठ को अपने घर भेज देते हैं। बदले में जो भी पैसे मिलते हैं इनके 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा लेकर हर्ष और विनोद अलग रहने चले जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपना हिस्सा लेकर शांति और मोहनलाल हमेशा के लिए अपने गांव चले जाते हैं।
फिर कुछ महीनों के बाद शांति और मोहनलाल की शादी की सालगिरह भी है। शांति के दोनों बेटे अपने परिवार के साथ माता पिता से मिलने आते हैं। इसमें हरेश और विनोद के साथ साथ उनकी पत्नी भी एक दूसरे के साथ प्यार से बात कर रही थी। यहाँ तक कि उनके बच्चे भी आपस में मिलजुल कर खेलने लगते हैं। यह देखकर शांति को एहसास होता है कि उसने घर बेचकर बिल्कुल सही फैसला लिया था। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है और सभी अपनी अपनी जिंदगी सुकून से जीने लगते हैं।